तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना, आपका एम्प्लॉयर आपको हर साल कुछ ना कुछ छुट्टी अलाउ करते हैं, ठीक है? और उस छुट्टी का अगर आपने ड्यूटी कर दी तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। अगर आपने ड्यूटी नहीं किए तो आप छुट्टी ले सकते हो उस दिन के लिए, उसके लिए भी आपको अलग से कोई पैसा नहीं कटेगा, आपका बेसिक सैलरी सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए मैं बुक को रेफ़र करती हूँ, तो बुक से पढ़ लेना। ये बुक्स ये इंटर का बुक्स है। देखिए, लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या समझाया। इन्होंने कहा कि जनरली एम्प्लॉइज़ आर अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विसेज़। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक एग्जांपल ले लेना कि आप एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हो, तो आपका एम्प्लॉयर आपको क्या कहता है? एम्प्लॉयर कहता है कि आप सैटरडे, हाफ डे एंड संडे तो छुट्टी होता ही है, और इसके अलावा जो 1 जनवरी, 31 दिसंबर ये वाला जो छुट्टी होता है हॉलीडे, इसे तो आप ले ही लोगे ना। इससे अलावा आपको कुछ परमानेंट लीव मिलता है। कैसा परमानेंट लीव? आप एक साल में 30 डेज तक छुट्टी ले सकते हो। मतलब पूरा का पूरा 30 डेज़ नहीं, किसी महीने में 2 दिन, किसी महीने में 3 दिन, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो आप तो ड्यूटी पे नहीं जा सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट आपको, मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ छुट्टी अलाउ करता है, ठीक है? उस छुट्टी का अगर आपने ड्यूटी कर दी तो आपको पैसा अलग से मिल जाएगा, अगर आपने ड्यूटी नहीं की तो क्या होगा, आपका पैसा मतलब बेसिक सैलरी नहीं कटेगा, समझा? तो उस वाला लीव सैलरी का बात हो रहा है। तो देखिए क्या करें, एम्प्लॉय में अवेल सच लीव, और इन केस द लीव इज नॉट अवेल्ड, देन द लीव may either lapse or be accumulated for future or allowed to be encashed every year। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि आप 30 डेज का छुट्टी ले सकते हो, तो आपने क्या किया, आपने 20 दिन तक ड्यूटी की और 10 डेज आपने छुट्टी ले ली। तो जो 20 दिन का आपने ड्यूटी की उसके लिए तो आपको अलग से पैसा मिल जाएगा, और जो 10 डेज आपने छुट्टी ली उसके लिए आपका कोई भी पैसा डिडक्शन नहीं होगा बेसिक सैलरी से, ठीक है? तो गवर्नमेंट कह रहा है कि आपको एक साल में 12 महीना तक तो सैलरी मिलता है, उसके लिए तो आप सैलरी का हेड में हमें तो टैक्स देते ही होंगे, लेकिन वो जो अलग से आपको 20 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी मिला उसका भी हमें टैक्स देना होगा, समझा? तो उसका बात इधर हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट नहीं, आपका एम्प्लॉयर कह रहा है, देखिए आपको 30 डेज का छुट्टी मिला, आपने 20 डेज तक 20 डेज का क्या किया, ड्यूटी कर दी, तो इसके लिए पैसा मिल गया, और 10 डेज का भी आपने छुट्टी ले ली। ये तो गया नॉर्मल केस। आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको 35 डेज का, आपको 35 डेज का छुट्टी मिला, ठीक है? और आपने 35 डेज ही ड्यूटी कर दी, 35 डेज का आपको सैलरी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा कि इस साल मुझे 30 डेज का लीव मिला, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अ, अभी छुट्टी ले लेता हूँ, ठीक है? और अगर आपने छुट्टी नहीं लिया तो क्या होगा, आपने अगर सोचा कि इस छुट्टी को हम अगले साल एक्यूमुलेट करेंगे, तो एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, ठीक है? एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, वो क्या होगा, आपका लैप्स हो भी सकता है, समझ गए? इसे मैं बाद में समझाऊंगा अच्छे से। देखिए, देन क्या होता है, अम, तो ये वाला जो आपने अगर ड्यूटी कर दी तो इसका जो सैलरी मिलेगा, अगर ये वाला सैलरी आपने आपका रिटायरमेंट होने का पहले आपने इनको इनकैशमेंट कर लिया, मतलब कैश में कन्वर्ट कर लिया, तब आपका हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है? और अगर आपने रिटायरमेंट का बाद इनको कैश में कन्वर्ट किया, तब गवर्नमेंट आपको कुछ छूट देगा, ठीक है? तो अब बात आती है कि छूट कितना देगा हमें, छूट हमें कितना देगा? तो छूट हमें कितना देगा इसको अच्छे से समझना, ठीक है? तो गवर्नमेंट कह रहा है, देखिए आपने अगर रिटायरमेंट का बाद
आपका जितना भी ड्यूटी आपने किया, उसका पूरा का पूरा पैसा एक्यूमुलेट में लेते हो, तो आपके लिए छूट क्या मिलेगा? लीव सैलरी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। थोड़ा सा आपको डिडक्शन मिल जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो भी लोअर होगा उसका ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो गवर्नमेंट कह रहा है, देखिए आपको पूरा ज़िंदगी में 3 लाख का ही आप मैक्सिमम लिमिट मतलब मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हो। इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। आपने एक एम्प्लॉयर से लीव सैलरी लेते हो या फिर दो एम्प्लॉयर से लेते हो, हमें कोई मतलब नहीं। आपको जितना भी, अगर आपको 5 लाख मिला तो आप मैक्सिमम 3 लाख का ही लिमिट मतलब डिडक्शन ले सकते हो, और रिमेनिंग 2 लाख का आपको टैक्स तो देना ही होगा। अब अगर एक एम्प्लॉयर से 2 लाख आपको मिला और दूसरे एम्प्लॉयर से 3 लाख मिला, ठीक है? तो गवर्नमेंट कह रहा है कि पहले एम्प्लॉयर से जब जब आपको 2 लाख मिला, उनमें से अब 2 लाख माइनस कर लेना, तो आपको रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 लाख आपका हाथ में बचेगा। दूसरा एम्प्लॉयर से जब 3 लैक्स मिलेगा, तो उनमें से 1 लाख को माइनस कर देना और दूसरा 2 लाख का ऊपर आपका टैक्स आ जाएगा। समझा? ये पहले वाला केस का तरह, ग्रेच्युइटी की तरह, ठीक है? देन आता है कि लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव। देखिए लॉ में क्या होता है, आपको जितना भी मिला लीव सैलरी, उससे ज़्यादा तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, है ना? अगर क्लेम करते जाओगे तो गवर्नमेंट को क्या होगा? गवर्नमेंट को लेने का देने पड़ जाएगा। लास्ट थर्ड पॉइंट आता है कि लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 मंथ एवरेज सैलरी क्यों होता है? 10 मंथ एवरेज सैलरी मैंने आपको ग्रेचुइटी में भी सेम बताया, ठीक है? 10 मंथ एवरेज सैलरी ले लेना। इसे हमको क्यों करना है? क्योंकि हमें कभी कभी हमारा सैलरी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है? अप्रैल से जून तक हो सकता है कि हमारा सैलरी 5000 था, जून के बाद क्या हुआ 6000 7000 हो भी सकता है। इसलिए हमें 10 मंथ एवरेज सैलरी हमें लेना है। इसका अच्छे से समझाया मैंने ग्रेचुइटी वाला पार्ट में, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे तो क्या होगा? 10 मंथ का सैलरी मिल जाएगा। हमें इधर 10 मंथ का सैलरी लेना है, लेकिन 2 पार्ट में लेना है। पहले हमें क्या करना है? 10 मंथ का एवरेज सैलरी करना है, मतलब 10 मंथ का सैलरी निकालो, उसको 10 से डिवाइडेड कर देना, तो 1 मंथ का सैलरी आएगा ना? फिर उनको 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10 मंथ का सैलरी इधर बैठाना है आपको। देन क्या आता है? लीव ड्यू। लीव ड्यू का मतलब बाद में समझना, अभी इसे समझ लो। जितना भी लीव ड्यू होता है उसको 30 से डिवाइड कर देना, देन एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर देना। इधर जो आपने एवरेज सैलरी निकाला ना, ये एवरेज सैलरी इधर बैठाना, लीव ड्यू को 30 से डिवाइड कर देना। इसको समझाता हूँ, ठीक है? पहले इसे समझ लीजिए। लीव ड्यू का मतलब क्या होता है? आपको एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि देखिए आपको 1 साल में 30 डेज़ का लीव मिलेगा। आपको 1 साल में 30 डेज़ का लीव मिलेगा। लेकिन आपने कितना यूटिलाइज़ कर ली? आपने कितना लीव ले ली? मतलब आपको आपका एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि आपको 30 डेज़ का छुट्टी मिलेगा 1 साल में। आपने उस 30 डेज़ में से 20 डेज़ का ड्यूटी कर दी और 10 डेज़ अपने छुट्टी पर चले गए। तो 20 डेज़ आपने यूटिलाइज़ कर दी। सॉरी 20 डेज़ आपने यूटिलाइज़ कर दी, ठीक है? तो उस 20 डेज़ को हम कहेंगे लीव ड्यू। नहीं समझे ना? ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। आपको एम्प्लॉयर ने कहता है आपको कि 30 डेज़ का आपको लीव मिलेगा, छुट्टी मिलेगा। आपने 10 डेज़ छुट्टी लिया, इसका मतलब बाकी 20 दिन आपने क्या किया? बाकी 20 दिन आपने ड्यूटी किया, उसे ही हम कहेंगे कि लीव ड्यू। समझा? और कह रहा है कि लीव अलाउड, आपका एम्प्लॉयर आपको 30 डेज से ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते। समझा ना? आपका एम्प्लॉयर आपको 30 डेज से ज़्यादा नहीं, आपका एम्प्लॉयर आपको कर सकते हैं लेकिन लॉ परमिशन नहीं देगा। इसका एक्चुअल मीनिंग न जब आप क्वेश्चन करोगे तब अच्छे से समझोगे, ठीक है? तो लीव ड्यू का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आपने कितना दिन तक ड्यूटी की है। आपको जो छुट्टी मिला 1 साल में 30 डेज़ का, उनमें से आपने कितना दिन तक ड्यूटी की है, और पूरा ज़िंदगी में मतलब पूरा जितना साल इस एम्प्लॉयर के पास आपने काम किए होंगे, उतना सालों में आपने कितना दिन ड्यूटी किए होंगे।
समझा? एक काम कीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने एक एम्प्लॉयर के पास 10 ईयर तक ड्यूटी की है, ठीक है? एम्प्लॉयर आपको कह रहा है कि देखिए हर मंथ आपको 30 डेज़ का, हर मंथ आपको 30 डेज़ का छुट्टी मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ 10 डेज़ का ही छुट्टी लिया, तो बाकी 20 दिन आपने क्या किया, ड्यूटी किया। अगर 1 साल में आपने 20 दिन ड्यूटी किया, तो 10 सालों में आपने कितना दिन ड्यूटी किया, 200 दिन, ठीक है? उसे हम कहेंगे कि लीव ड्यू, समझा? तो उस 200 दिन को हम इधर लिखेंगे। उसको, ये तो दिन में है, ठीक है? उसको हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवीज़न कर देंगे। 30 से क्यों करेंगे, हमको इसे मंथ में लाना है। 200 दिन को छोड़िए, 210 दिन समझिए, ठीक है? अगर 210 दिन आपने ड्यूटी की है, तो बताइए मुझे 200 दिन में कितना मंथ आता है? तो कैसे करेंगे, 210 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 0 काट देंगे, 370 से 3 7 और 21, तो 7 मंथ आपने काम किए हैं, तो 7 मंथ का आपको सैलरी मिलेगा। तो 7 मंथ मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो एवरेज सैलरी आता है उसे हम ले लेंगे, ठीक है? समझ गया? अब देखिए क्या कह रहा है, एवरेज सैलरी ये जो लेना है, ये कहाँ से लेना है, जब आपने रिटायरमेंट किया उसका उसका आगे जो डेट आता है, मान लीजिए आपने 1 दिसंबर को रिटायर किया, तो कब से लेना है, दिसंबर का आगे क्या आता है, दिसंबर का आगे नवंबर आता है ना? तो 30th नवंबर, 30 नवंबर से आगे आइए, नवंबर का आगे अक्टूबर आता है, सितंबर आता है, ऐसे करके 10 मंथ तक आना है। अगर आपने 15th नवंबर को रिटायर किए, तो हमें कैसे लेना है, 15 का पहले कौन सा दिन आता है, 14th नवंबर, तो 14 नवंबर से पहले 10 महीने तक आना है, समझा? ग्रेचुइटी में क्या होता था, जिस मंथ में रिटायर हो रहा था, उस मंथ का पहला मंथ ले लीजिए, उस मंथ का आगे जो मंथ आता है उससे लेके 10 मंथ तक आगे चलना है हमें, ठीक है? लेकिन इधर क्या है, इधर थोड़ा सा उल्टा है। क्या उल्टा, जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन का आगे जो डेट आता है उससे हमें आगे जाना है 10 मंथ तक, समझा? आप समझने का कोशिश करना, अगर नहीं समझ आता है, आपको अच्छे से समझना है, तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है? मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा जो भी सर है यूट्यूब पर, वो आपको कमेंट पर, आप कमेंट करने पर भी आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूँगा, आप कमेंट करना। अगर नहीं समझ आ रहा है आपको, अगर आपको सीखने का इच्छा है, तो आप कमेंट करना, मैं आपको पूरा का पूरा सिखाऊँगा, ठीक है? देखिए, आप क्या कह रहे हैं, एवरेज सैलरी टू बी टेकन लास्ट ड्रॉ प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पिछला। सैलरी का अंदर हमें क्या लेना है, एचआरए वाले कैलकुलेशन में मैंने आपको जैसे समझा इधर भी ऐसे ही लेना है, ठीक है? बेसिक सैलरी, डीए हम फार्मिंग पार्ट वाला लेंगे, कमीशन फिक्स लेंगे, और लाइफ टाइम तो 3 लाख से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो, समझा? तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? मैंने आपको जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना ही बताया, लेंदी तो नहीं बताया। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बुक से अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन एक बड़ा मतलब 1 दिसंबर 2021 आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विसेज एंड रिसीव लीव सैलरी ऑफ 5 लाख। देखिए जितना रिसीव हुआ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, और स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है, 3 लाख तक, 3 लाख से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब 5 लाख तो मिला। तो अभी तक पहला 2 पॉइंट में हमने क्या देखा, 3 लाख से ज़्यादा तो होगा ही नहीं। देन हमें लास्ट 2 पॉइंट को देखना है, ठीक है? बेसिक सैलरी दी हुआ है 5000 पर मंथ, और 1000 इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है? 1/4/2021 से 1000 रुपया करके इंक्रीज हो गया, समझा? इस वाला पॉइंट का मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए, आपने रिटायरमेंट कब लिया, 1/12
2021 को, ठीक है। तो लिखिए, इधर लिखिए 1 दिसंबर 2021 इस दिन में रिटायरमेंट लिया। तो इसका आगे क्या आता है? इसका आगे आता है कि 30 नवंबर 21। तो 30 नवंबर से आगे जाइए 10 मंथ तक। नवंबर का आगे क्या आता है? नवंबर का आगे अक्टूबर आता है, अक्टूबर का आगे सितंबर आता है, सितंबर का आगे अगस्त आता है, अगस्त का आगे क्या आता है? जुलाई, जून, उसका पहले मई, मई का पहले क्या आता है? अप्रैल, अप्रैल का पहले मार्च, फेब, 10 मंथ हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 फरवरी से 31 नवंबर तक आया। ये हुआ हमारा 10 मंथ, ठीक है। तो देखिए 5000 करके मिल रहा था, लेकिन इंक्रीज कब हुआ? 1 अप्रैल को इंक्रीज हुआ ना, 1 अप्रैल को इंक्रीज हुआ। तो अप्रैल से इनका सैलरी कितना आएगा? 6000 करके आएगा। 5000 और एक हज़ार इंक्रीज हुआ 6000। तो देखिए फेब एंड मार्च इन दोनों मंथ पे हमें कितना मिल रहा था? उल्टा कह दिया क्या मैंने? हाँ, इसे मैंने उल्टा कह दिया, ठीक है। इस वर्ड को समझ देखना। तो क्या हुआ? 5000 करके करके मिल रहा था, लेकिन उसका पे 1000 इंक्रीज होने का बाद 5000 करके मिल रहा था। तो हमें बताइए 1000 इंक्रीज होने का पहले कितना करके मिल रहा था? 2000 करके, सॉरी 4000 करके मिल रहा था ना, समझा? 1/4/21 को 1000 रुपया इंक्रीज हुआ, इसलिए 5000 मिल रहा था। तो इसका पहले कितना मिलता था? 4000 मिलता था। तो देखिए फेब में कितना मिला? 4000, मार्च में 4000, अप्रैल में 1000 इंक्रीज हुआ, मतलब इधर से 5000 करके पूरा मिल रहा था। तो देखिए 10 मंथ में से 2 मंथ हमें कितना मिल रहा था? 4000 करके 8000, और रिमेनिंग मंथ में हमें कितना मिल रहा था? रिमेनिंग मंथ पे हमें मिल रहा था 5000 करके 8 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 8 सर कत कितना? 40000। तो टोटल कितना हुआ? 48000, समझा? इनको सैलरी कितना मिला? 48000 बेसिक सैलरी। अब देखिए क्या हुआ? डियरनेस अलाउंस कितना? 3000 पर मंथ, 60% ऑफ विच रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3000, ये वाला डियरनेस अलाउंस इंक्रीज हुआ नहीं कुछ, क्योंकि लिखा नहीं है, तो इसलिए हम 3000 को ही मान लेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? बेसिक सैलरी। और डीए कितना लेंगे? डीए लेंगे 3000 का 60%, क्योंकि इधर हमें फॉर्मिंग को देखना है, ठीक है। तो 3000 का 60% और 10 मंथ का लेना है। 3000 का 60% कितना आता है? 1800। 1800 का 10 मंथ कितना होगा? 18000, है ना। और क्या लेना है? कमीशन। कमीशन गए काम से, क्योंकि कमीशन का पर मंथ दिया हुआ है। ये वाला कमीशन फिक्स्ड मिलता है, लेकिन ये फिक्स्ड परसेंटेज वाला नहीं है। कैसे समझा? अगर फिक्स्ड परसेंटेज वाला होता तो इधर हमें टर्नओवर दिया होता और परसेंटेज में सिंबल भी दिया रहता, समझ गया? तो और कुछ तो हम नहीं लेते, सिर्फ यही लेते हैं। तो 18 48 एंड 18 कितना होता है? 8 8 8 एंड 8 16, हाथ में कितना है? 1 4 और 1 5 एक 6, 66,000। कितना महीने का? 10 मंथ का। 10 से डिवाइडेड कर दीजिए तो एक मंथ का कितना होगा? एक मंथ का होगा 6600, समझ गया?
अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक चीज़ कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए कमीशन तो गया, अब क्या हुआ, बोनस दिया हुआ है, बोनस हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। लीव एवेल ड्यूरिंग द सर्विस फॉर 80 डेज, लीव एवेल किया, ठीक है, इनको लीव, इन्होंने लीव एवेल किया, फॉर एवेल किया मतलब क्या होता है, इन्होंने छुट्टी ले ली। लीव एवेल ड्यूरिंग द सर्विसेज मतलब इन्होंने छुट्टी ले ली। पूरा सालों में कितना साल तक इन्होंने काम किया, 20 साल तक, इधर लिखा हुआ है 20 साल तक इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो देखिए 20 सालों में इन्होंने 48 डेज छुट्टी ले ली। तो छुट्टी कितना दिनों तक छुट्टी नहीं लिया, छुट्टी नहीं लिया मतलब ड्यूटी किया है उन्होंने। तो देखिए ही वॉज एंटाइटल टू 30 डेज लीव एवरी ईयर, इनको हर साल 30 डेज का छुट्टी मिलता था। तो बताइए मुझे, एक साल में अगर 30 डेज का छुट्टी मिलता है तो इन्होंने कितना साल तक काम किया, 20 साल तक। तो 20 साल तक इनको कितना छुट्टी मिलता था, मिलना चाहिए था, ठीक है। तो इनमें से इन्होंने 40 मतलब 480 डेज छुट्टी ले ली, मतलब इन्होंने छुट्टी नहीं लिया कितना दिन तक, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 600। 600 में से 480 माइनस होगा तो 120 दिन, 120 डेज इन्होंने क्या किया, इन्होंने छुट्टी नहीं लिए, समझा। छुट्टी नहीं लिए मतलब ड्यूटी करते थे, इन्होंने ड्यूटी किए है, ठीक है। तो इनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा छूट मिल जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि इनको लीव सैलरी कितना मिला। देखिए लीव सैलरी कितना मिला लिखा तो होगा क्वेश्चन पर, इधर देखिए लीव सैलरी इनको 5 लाख रुपीस तक मिला, समझा। तो इधर लिखिए लीव सैलरी रिसिप्ट कितना, 5 लैक्स, समझा। अब क्या होगा, डिडक्शन लेगा, डिडक्शन 10 10 डबल ए का अंदर पहला क्या आता है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 आता है कि मैक्सिमम लिमिट मतलब स्टैट्यूटरी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितना, 3 लैक्स, 3 लाख से ज़्यादा इन्होंने छुट्टी, 3 लाख से ज़्यादा इन्होंने क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि एक्चुअल लीव सैलरी रिसिप्ट, लीव सैलरी रिसिप्ट कितना, 5 लाख, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट हमारा था आपका 10 मंथ एवरेज सैलरी। तो हमारा एवरेज सैलरी कितना निकला, 6600। तो 10 मंथ का कितना होगा, 10 मंथ एवरेज सैलरी। देखिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप इस ऐसे मत लिखना, आप पूरा चार्ट बना लेना, ठीक है। 10 मंथ एवरेज सैलरी कितना, 10 से मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी को, एवरेज सैलरी कितना था हमारा 6600, तो कितना आएगा 66,000, है ना। और लास्ट वाला पॉइंट क्या था, लास्ट वाला हमारा पॉइंट था क्या था, कितना दिन छुट्टी लिए, 120 दिन छुट्टी लिए। तो लिखिए 120 दिन, इनको मंथ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मंथ होगा ना, 120 दिन का मतलब तो 4 मंथ होगा। इसको एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6600। तो कितना आएगा बताओ मुझे, इससे कैलकुलेट करेंगे कैसे, इसे इसे कर दीजिए, 4 निकलेगा, 4 से 4 24 4 हाँ
26,400, ठीक है। तो इनमें से लोअर कौन सा होगा? 26,400, तो 26,400 हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बैलेंस आएगा कितना आएगा? तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस आएगा 4,73,600। ये हमारा हाथ में टैक्सेबल होगा, समझा? तो इसे देखना अच्छे से। मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझने की कोशिश की, लेकिन उतना अच्छा हुआ नहीं, ठीक है। मैं वीडियो को डिलीट नहीं करने वाला। आप देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पूरा सैलरी चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने हाउस टू पार्टी कंप्लीट कर ली, सैलरी चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा कुछ दिनों का अंदर। उसके बाद क्या करना है? कैपिटल गेन, पीजीवीपी एंड अदर सोर्स। अदर सोर्स का एक बड़ा सा टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद कैपिटल गेन शुरू करूँगा, देन पीजीईपी को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। आप अच्छे से करते रहिए।